हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी और मैं इस समय जो जेई एडवांस का पेपर हुआ है अभी आपके पास में 3 अक्टूबर को, उसके फिजिकल पार्ट को आपको डिस्कस कर रहा हूं। वैसे मैंने ये पार्ट पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं और इसका वीडियो पहले डाल चुका हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या था खास बात कि मैंने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पर ये मैंने आपको बनाया था, उस समय क्वेश्चन नहीं भेजे थे, इसलिए अब आपको मैं क्वेश्चन सहित इनको समझा रहा हूं। तो देखो आपके पास में बता दिया था कि फिजिकल केमिस्ट्री का इस बार जेई एडवांस में 50% कंट्रीब्यूशन है। टोटल 19 क्वेश्चन आए दोनों पेपर्स में, जो कि 38 में से 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको पेपर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। उसके अंदर एक सीसीपी टाइप का क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर कैटायन और एनायन से बना हुआ एक वो दिखाया है आपको। आप समझिए, एक फेस दिखाई हुई है, देखो इधर ध्यान से। इस फेस को मैंने यहां पर बनाया है जिसके अंदर एनायन, वाई तो एनायन से डिनोट किया है, एक्स कैटायन से। तो कॉर्नर पर 4 तो एनायन बने हुए देखो एक फेस पर, और बीच में एक वॉइड है। ये इसको आप बोलेंगे एक फेस पर ये जो वॉइड है इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इस वॉइड के अंदर यहां पर रखा हुआ है आपके पास में एक्स कैटायन, जो मैंने यहां पर बना रखा है। कैलकुलेशन समझा देता हूं पहले तो, कि जब फेस पर कोई पार्टिकल होता है तो कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, इसलिए 6 फेस है तो 3 तो हो गए आपके पास में फेस के पार्टिकल। कैटायन था इसलिए उसका वॉल्यूम, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो 3 पार्टिकल तो हो गए आपके पास में कैटायन जो कि फेस के सेंटर पर है, और एक पार्टिकल हो गया एनायन जो कि कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। टोटल 8 कॉर्नर 1/8 होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में 1 इस तो एक वॉल्यूम, एक तो हो गया आपके पास में एनायन और 3 हो गए कैटायन, इनका वॉल्यूम, और क्यूब है ए क्यूब। ठीक, अब यहां पर एक रिलेशन निकालना है मैंने आपको कैटायन और एनायन की रेडियस में। तो आप इस बात को समझिए, देखो ये जो लिखा हुआ है आपके पास में कैटायन कहां पर है, इस स्क्वायर प्लेनर वॉइड के अंदर है, और ये पार्टिकल एनायन कॉर्नर बने हुए एनायन से। तो आप देखो ए सी, ए और ये जो सेंटर लिखा हुआ है ना इसको मैंने लिखा है ए सी। तो कैटायन रेडियस है आपके पास में एक तो इस एनायन की और कैटायन की, देखो। और ये आपको पता है ये पूरा जो फेस डायगोनल होता है ये होता है ए अंडर रूट 2 ए। तो आपके पास में हाफ हो जाएगा ए बाई रूट 2, एक रिलेशन। दूसरा लिखा है मैंने ए से और बी, ये वाला ए से बी, ये देखो इधर ए से बी डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, रेडियस है एनायन की, किसके बराबर है, ए बाई 2, क्योंकि पूरे को आप एज लेंथ को क्या कहते हो, ए। इसको मैंने आगे और सोल्व किया तो देखो एक बार ध्यान से, जब आप इसको और सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में एक रिलेशन देगा। क्या रिलेशन है, देखिए मैंने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लिया, तो कैटायन की रेडियस ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस कैटायन की रेडियस एनायन इक्वल्स टू दिस, और मैं ये वैल्यू पुट करता गया आगे, देखो एक बार ध्यान से, -1 इधर लिया आया, तो ये रिलेशन आ जाएगा कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस इक्वल्स टू 0.414। आपको बता दूं टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस और स्क्वायर प्लेनर जो वॉइड है इनकी रेडियस और पार्टिकल के रेडियस रेशो सेम होते हैं। तो ये मेरे पास रिलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर एक आयन की रेडियस को रिप्लेस करूंगा, तो ये आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला था। अच्छा, यहाँ पर जो ये बना हुआ है एज बना हुआ है वो ए से, तो ए इज इक्वल टू 2r, तो ए की जगह लिख दूंगा मैं ए क्यूब, लेंथ क्यूब है आपके पास में वॉल्यूम, ये लिख दिया मैंने एक। अच्छा, यहाँ पर इस कैटायन की रेडियस को, इस कैटायन जो है इसकी रेडियस को रिप्लेस करूंगा एनायन की इस रेडियस से, देखो। तो इसकी जगह ये तो आपके पास में 4/3 पाई को मैंने कॉमन ले लिया है। आगे देखो इधर इस कैटायन की रेडियस की जगह लिख दिया 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, इस जगह से यहां से रख दिया। आगे इसको थोड़ा और सोल्व कर लिया तो आ गया पाई/6 1 + 3 इंटू 0.414 का क्यूब। अब आप ध्यान रखो 0.414 एग्जैक्ट क्यूब नहीं, आपको जेई में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन आती है तो थोड़े दिमाग से 0.4 का क्यूब कर लो। तो 0.4 का क्यूब बहुत ईजी हो जाता है, 0.064, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर लो, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास में कितना, 0.63, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये जो बी ऑप्शन है आपके पास में देखो 0.673, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास में पहला क्वेश्चन था पेपर नंबर 2 का। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, पेपर 2 में, पेपर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक ग्राफ बना रखा है उन्होंने, किसके बीच में, पहले तो एक इक्वेशन देखो आप, रिलेशन है, एक रिएक्शन दे रखी है, एक्स सॉलिड, वाई सॉलिड और गैस। यहाँ पर जेड गैस है, ध्यान रखना आप। इसका मतलब है यदि आप इस इक्वेशन का केपी लिखोगे
तो केवल किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ जेड। और यदि स्टैंडर्ड वैल्यू लिखोगे केपी की, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है ना कि किसी भी स्पीसीज के प्रेशर को विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि 1 बार होता है उसके ये लिखा हुआ, जो 1 बार के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमको एक रिलेशन मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी या ln केपी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन आरटी प्लस डेल्टा एस। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी। अब आपको ग्राफ भी यही बना रखा है, ये तो ले रखा था y, ठीक है, ये mx और c और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपके पास में। तो मैंने इसको देखो इधर y की वैल्यू देखिए आप, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, आपको बता देता हूं इस इक्वेशन को 10 की पावर प्लस 4, देखो इधर 10 की पावर प्लस 4 थे, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ भी कर लेना और यहाँ भी कर लेना, इससे मल्टीप्लीकेशन बना हुआ है ग्राफ। तो ये हो गया, स्लोप निकाल लेंगे आप, y2 माइनस y1 x2 माइनस y1 y2 दोनों दे रखे 4 और 3 माइनस में ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास में -4 इंटू 10 की पावर प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो जाएगा आपके पास में x2 माइनस x1 की वैल्यू 2, उसका मल्टीप्लाई कर ही रखा है, इक्वल टू ये हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर 4। अब ये किसके बराबर था इस इक्वेशन में, ये स्लोप किसके बराबर है, इसके माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर के, ये मैं वैल्यू लिख दिया इसकी, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर के इक्वल है ये वैल्यू। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो देखो इसको सोल्व करके दिखा दिया मैंने। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये स्लोप की वैल्यू को r से मल्टीप्लाई कर दो, r की वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू आ जाएगी, r की जूल में ले रखी, तो ये आंसर भी आ गया जूल पर मोल में। उन्होंने पूछा है किलो जूल में, तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, किलो जूल में यदि पूछा है तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे डिवाइड कर दो 1000 से, तो आपके पास में आ जाएगा किलो जूल में 166.284 किलो जूल पर मोल, ये आंसर है। ये तो पूछा डेल्टा एच। फिर पूछा था आपसे एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। अब स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज वो जो इसका इंटरसेप्ट है वो है डेल्टा एस नॉट अपॉन सी, तो y बराबर mx प्लस सी। फिर मैंने एक बार दोबारा लिखा, y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू y चेक कर लो, किसी पॉइंट को ले लो, जैसे मैंने 7 का ले लिया, आप 3 का भी ले सकते हो, और इंटरसेप्ट ये स्लोप आपने कैलकुलेट कर ही दिया, ठीक है। टू अच्छा, ये आपके पास में x की वैल्यू हो गई, ये m हो गया था, ये x की वैल्यू लिख दो 7 के रेस्पेक्ट में प्लस c, तो आपके पास में c की वैल्यू आ जाएगी 17 इंटू 10 की पावर 4। और आप ध्यान रखें ये भी जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट आ गया आपके पास में, तो इंटरसेप्ट है डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, तो मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर देता हूं वैल्यू को, तो 17 को आप r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी एंट्रोपी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 141.338, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था आपके पास में। नेक्स्ट और दिखाता हूं, देखो इस बार जेईई में बहुत क्वेश्चन आए हैं, देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आप, अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, देखो एक बार इसको, 2 क्वेश्चन है एक साथ लिखे हुए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कोलॉइडल के सरफेस केमिस्ट्री से। पहला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, द प्रोसेस of the precipitation of colloidal salt by electrolyte is called peptidation। नहीं दोस्तों, उसको पता है क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या फ्लैकुलेशन, पेप्टाइजेशन नहीं। पेप्टाइजेशन तो पता है क्या है, फ्रेश प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का मेथड को कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसलिए इनकरेक्ट। दूसरा पॉइंट है, कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा, आपको मैं बताता हूं, देखो समझो। सपोज 3 ग्राम सल्फर है मेरे पास, कितनी है 3 ग्राम सल्फर। एक तो आपसे पूछता हूं, इधर देखो 3 ग्राम सल्फर में एक तो मैं पूछता हूं ट्रू सॉल्यूशन बनाया जाए इसका, और एक 3 ग्राम सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाए। मैं आपसे पूछता हूं बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ होंगे, तो आप बोलेंगे साहब ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, और ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन है पार्टिकल का साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अच्छा, जब पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ध्यान से सुनो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा आती है, और फ्रीजिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पर डिप्रेशन ज्यादा होगा ट्रू सॉल्यूशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहां पर आएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, तो ये आपके पास में सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। फिर लिखा हुआ है सर्फेक्टेंट फॉर मिसेली अबो सीएमसी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। पता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी सीएमसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है जिसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ये भी सही है। फिर लिखा हुआ है डी ऑप्शन मिसेल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, बिल्कुल नहीं। कोलॉइड पार्टिकल के बेस पे 3 तरह के होते हैं, एक मल्टी मॉलिक्यूलर जो एटम या मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूलर जो पॉलीमर्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, जिलेटिन है, गम है, स्टार्च वगैरह,
और एक होते हैं साहब आपके पास में एसोसिएट कोलाइड्स, या जिनको मिसेल्स कहते हैं, वो सरफेक्टेंट बनाते हैं। तो ये गलत है, मिसेल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं, वो क्या होते हैं, एसोसिएट कोलाइड्स। तो इसमें दो सही है, बी एंड सी। अगला देखो, इसके अंदर एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको भी सोल्व किया है मैंने। एक ग्राफ बना रखे हैं आपसे, आपको इसमें, और क्वेश्चन पूछा है कि साहब देखो, क्वेश्चन को समझा देता हूं, देख लीजिए। आइडियल गैस है अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट फर्स्ट। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड तक, और इसके बाद है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम सेकंड से थर्ड। बोले ग्राफ कौन कौन से सही है? तो देखो, पहला प्रेशर और वॉल्यूम का आपको पता है, आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल ग्राफ बना हुआ है, एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज, उसके बाद भी फिर एक्सपेंशन है। अच्छा, अब देखो एडियाबैटिक में, आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जब एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है आइडियल गैस का, मींस टेम्परेचर कम हो जाता है, और आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसलिए फर्स्ट ग्राफ सही बना हुआ है। सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ को देखोगे, देखो फर्स्ट और सेकंड को अपने आप समझ में बैठ रहा है, आइसोथर्मल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड से थर्ड को देखो, प्रेशर कम हो रहा है, देखिए प्रेशर डिक्रीज, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, और टेम्परेचर भी डिक्रीज। अब आप ध्यान से समझो, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब गैस एक्सपेंड होती है तो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर होती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। ग्राफ से भी लिख रखा है, ये भी ग्राफ सही है, फर्स्ट आइसोथर्मल, दूसरा आपके पास में रिवर्सिबल, ठीक है। थर्ड को देखो, आप थर्ड पॉइंट को समझाता हूं। ए से फर्स्ट से जो सेकंड पॉइंट है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसोएंथैल्पिक का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी इंक्रीज, इसका मतलब एक्सपेंशन। तो पहला तो सही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप सेकंड को देखो, इस सेकंड में जो सेकंड से थर्ड है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज, सॉरी एंट्रोपी कांस्टेंट, इसलिए एडियाबैटिक तो हुआ, लेकिन एंथैल्पी इंक्रीज, और आपको पता है एंथैल्पी फंक्शन है टेम्परेचर का, मींस टेम्परेचर इंक्रीज। अब आप ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हो तो वो एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेशन होता है, हीटिंग इफेक्ट है, इसलिए सेकंड जो पार्ट है सेकंड से थर्ड, वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एक्सपेंशन नहीं, इसलिए इनकरेक्ट ग्राफ। इसको भी देखो, ये सही बना हुआ है, ये तो आइसोथर्मल आपको दिखाई दे रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज मींस एक्सपेंशन। अच्छा, थर्ड आपके पास में वही आइसेंट्रोपिक, जिसको आप एडियाबैटिक कहते हैं, एडियाबैटिक कहते हैं। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज मींस रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो ये एक्सपेंशन, ये भी सही है। तो इसके अंदर आपके पास में ये दो ग्राफ सही थे, एक तो दो क्या तीन है, एक तो ए, एक बी और एक डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो इसी पेपर का, देखिए नेक्स्ट इस पेपर का अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन लिखा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्ट, जो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो आर कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी अल्फा 1 है उनका। तो आप बोलेंगे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबी इंटू एम, आई 2 हो जाएगा, 2 पार्टिकल बनेंगे, केबी गिवन है, 0.1 मोलल सॉल्यूशन है, तो आपके पास में ये जो डेल्टा टीबी 0.1 और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन। तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई आपके पास में 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो एक्स पूछा था एक। दूसरा है वाई। अच्छा, वाई पता है क्या है, पहले आपको रीड करा देता हूं। ये क्या है, दूसरा सॉल्यूशन और है, क्या है उस सॉल्यूशन में समझो। 0.1 मोलल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, वी वॉल्यूम, और दूसरा 0.1 मोलल सॉल्यूशन है बेरियम नाइट्रेट का, इतना ही वॉल्यूम। इन दोनों को मिक्स करके एक न्यू सॉल्यूशन बनाया है। उस न्यू सॉल्यूशन का कोई आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो उस न्यू सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और जो इनिशियल ये आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इस ये जो सॉल्यूशन था उसके डिफरेंस को बोला इन्होंने y × 10⁻⁻2 डिग्री सेंटीग्रेड में y पूछा है। तो अब उस दूसरे सॉल्यूशन को आप एक बार समझिए हमसे, दूसरा सॉल्यूशन क्या बनाया है उसको देखो आप इधर, दूसरा सॉल्यूशन समझो पहले आप। तो 0.1 सेम मिलाया तो आपके पास में वॉल्यूम हो गया था इसका डबल, जैसे v इसका था, v इसका था, तो वॉल्यूम कितना हो गया 2v। अब रिएक्शन लिख देते हैं क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो AgCl तो हो जाएगा प्रेसिपिटेट और ये बन जाएगा, बाकी सॉल्युबल है। स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने बैलेंस करके लिख दी। तो ध्यान से देखो, ये 0.1 मिलीमोल, ठीक है, ये भी 0.1 है, ये लिमिटिंग पे रिएजेंट, बिकॉज स्टोइकोमेट्री इसकी 2 है, इसकी 1, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म करो, इसमें से हाफ चला जाएगा तो 0.05v बचेगा, ये भी है। कंसंट्रेशन चाहिए तो मिलीमोल को डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, कितना हो गया था टोटल वॉल्यूम 2v, ध्यान रखना
2b से डिवाइड कर दो तो कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.05 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब आप फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो वही फॉर्मूला है IKBM बैरियम क्लोराइड प्लस IKBM इंटू बैरियम नाइट्रेट, दोनों सॉल्युबल हैं। लगा देते हैं फॉर्मूला, के भी कॉमन ले लिया, वैल्यू लिख दी 3। अच्छा, इसमें भी I की वैल्यू कितनी लिखोगे 3, क्योंकि अल्फा 1 है, ध्यान रखना आप। 3 कंसंट्रेशन दे रखे 0.05 डिवाइड बाई 2, दोनों भी सेम, तो ये दोनों से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी, के भी दे रखा वही 0.5, ये आ जाएगा 0.05। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया न्यू सॉल्यूशन का 0.05, तो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 100.075 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा था डिफरेंस दोनों में, तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकंड सॉल्यूशन जो न्यू सॉल्यूशन था उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो डिफरेंस आ गया 0.025, और इसको लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 की पावर -2, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 2.5। ये पूछा था आपसे y, तो ये आपके पास में y की वैल्यू हो गई साहब। ठीक है, क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, देखे क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसी बार पूछे गए वो समझाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन। अब ये आपके पास में सेकंड पेपर आ गया, सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स से, देखो बढ़िया क्वेश्चन लिखा, बहुत अच्छा। एक रिएक्शन दे रखी है 2x + y रेट कांस्टेंट के = p, इनिशियल 2 मोल x के, क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 मोल x है 1 मोल y है, रिएक्शन हुई 50 सेकंड बाद, ये इसके बोल रहे हैं 0.5 बचे मोल, तो सीधी सी बात है 0.5 मोल है तो इसके डबल जाएंगे, इसलिए इसका एक बच जाएगा 0.5 ये। यदि कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेटा, इसलिए वहीं लिख देता हूं। इसका मतलब हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दे रखी है आपको, हाफ लाइफ है इसकी 50 सेकंड, तो और यदि 50 सेकंड और बात की जाए 100, तो इसमें से भी हाफ कर दो और इसमें भी। आप देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, आप देखिए इस रिएक्शन का अकॉर्डिंग इसकी रेट लिख रहा हूं, तो आपको पता है कि रेट, स्टाइको इक्वल रेट लिखने के लिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इक्वल रेट आ जाएगी। तो -dx/dt डिवाइड बाई 2 -dy/dt और -dp/, अच्छा आपको ये वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू कि इसकी है ना dp/dt = k × x, ये वैल्यू दे रहा है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। अब आपसे क्या पूछा है वो सॉल्व कर देता हूं। एक तो रेट कांस्टेंट, तो इसका लिख रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, यहां तो कर दो साहब x की वैल्यू 2kT इधर ले आओ आप, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2kT = ln x0/xt। अब सबसे पहले k की वैल्यू जो दे रखी है वो फाइंड करता हूं। देखिए k की वैल्यू k × 2 टाइम, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम कितना दे रखा है आपको 50 सेकंड रखा, 50 सेकंड पे वैल्यू कितनी थी आपके पास में xt 1, ये रहा 50 सेकंड पे कितने 1, तो ln2 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.693, इसको डिवाइड कर लीजिए साहब आप 100 से, तो आपके पास में इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया 6.93 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड सही है क्योंकि आपसे हाफ लाइफ पूछिए जो सीधा दिखा रहा है 50 सेकंड। अब थर्ड को चेक कराता हूं। थर्ड जो ऑप्शन है देखो एक बार ध्यान से, क्या पूछा है आपसे थर्ड में -dx/dt, तो -dx/dt किसके बराबर हो जाएगा बोलो, -dx 2k × x के, तो k की वैल्यू आपको ये रखी, यहाँ पे 2 से साथ मल्टीप्लाई करना क्योंकि 2dt था, ध्यान रखना आप k की। और आप बताओ मेरे को इस 50 सेकंड पर x की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी 1, वैल्यू रख दो, तो ये आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन। अच्छा फिर पूछा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देख लो एक बार क्या पूछा है आपसे, डी ऑप्शन पूछा है एट 100 सेकंड -dy/dt इतना आता है क्या, तो dy/dt को पहले इक्वेशन फर्स्ट से, फिर देखो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वापस देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से जब देखेंगे तो आपको पता है कि ये जो -dy/dt -dx/2dt के बराबर है, तो वैल्यू फिर लिख दी मैंने आपको, यहाँ पर ये k की वैल्यू लिख दी और x बताओ 100 सेकंड पर, तो आप ध्यान रखना 50 सेकंड पर x कितना था 1, तो और 50 के बाद में ये 0.5 रह जाएगा, यहाँ पर 0.5 की वैल्यू रखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपके पास में इसमें 3 आंसर सही थे, नेमली बी, सी एंड डी ऑप्शन। ये इसका इनकरेक्ट था, वो रेट कांस्टेंट मैंने आपको फाइंड कर दिया। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन लिया है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन वैसे जनरली आता रहता है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन समझो, इस क्वेश्चन में ये कुछ मेटल दे रखे हैं इलेक्ट्रोड, और क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि दिस रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ एक्स, देखो क्वेश्चन को डिसोल्यूशन एफ यानी एक्स को डिसोसिएट करना है, आपको डिसोल्यूशन करना है, डिसोल्व करना है, कर देते हैं, तो रिएक्शन लिख देते हैं एक्स कन्वर्ट, ये सभी में मेटल जो भी इनके +2 के ले रखे हैं, तो +2 2 इलेक्ट्रॉन वाई लेगा, नेट रिएक्शन ये, इसका नेक्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल = ई नॉट सेल -298 केल्विन टेम्परेचर ले लो, कुछ भी नहीं दे रखा तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर,
0.06 डिवाइड बाई 2 ln, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, ये दे रखे 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -1, तो ये वैल्यू आ गई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.06। अब आप समझ लो कि कोई भी रिएक्शन फेजिबिलिटी के लिए कि उस समय उस रिएक्शन का जो ईएमएफ है वो किस में आना चाहिए, प्लस में। तो आपको देखो पहला पॉइंट चेक कराता हूं, ये वैल्यू तो प्लस में है ही, ई नोड सेल चेक करो। जैसे पहला इन्होंने सेल लिया है कैडमियम का, निकल का, तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको पॉइंट माइनस में 0.24, माइनस कैडमियम का भी दे रखा है 0.4, आप इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में, और ये प्लस में, इसका मतलब सेल पॉसिबल है। इसी तरह से दूसरा कैडमियम और आयरन का सबकी वैल्यू दे रखी है, तो ई नोड चेक करते जाओ आप। तो ई नोड आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.44 और कैडमियम का दे रखा है माइनस में 0.40, तो ये वैल्यू आ गई माइनस में 0.04। लेकिन फिर ध्यान रखना केवल ई नोड से मतलब नहीं है, गिवन कंडीशन बी सेल, तो ई नोड की वैल्यू ये और ये दे रखी थी 0.6, इसलिए प्लस में वैल्यू आई 0.02, इसका मतलब ये सेल भी पॉसिबल है। इसी तरह थर्ड को देखो, निकल का और इसका लेड का, यही बने आपको लेड का पोटेंशियल दे रखा माइनस में 0.34 और निकल का 0.24, तो ये वैल्यू आ गई प्लस में, पॉसिबल है। डी को भी चेक करो, निकल और आयरन, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस में 0.44 और निकल का दे रखा है माइनस में 0.24, ये वैल्यू आती है ई नोड की 0.2, और जब आप ई सेल की बात करेंगे तो 0.2 प्लस 0.6, तो ओवरऑल वैल्यू किसमें आ गई, ये नेगेटिव में, इसका मतलब ये सेल पॉसिबल नहीं है। तो 3 आंसर सही थे, ए बी सी, समझ गए। तो आप ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन की फेजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया चलता है हमारे पास, बोलो कि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि साहब सेल रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आप, और देखो बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या एक्चुअल में मिक्सिंग से लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, वैसे आपको बताऊं इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ आपसे आयोनाइजेशन जो होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें जब अपन एसिड बेस का निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ चेक करते हैं, उससे दोनों से मिला के लिखा, इसलिए मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए एक कोई कंडक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की 298 केल्विन पर, एक्वस सॉल्यूशन, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी लिख रखी है y × 10⁻², यूनिट सही लिखी हुई है, एट 298 केल्विन। जब 20 टाइम्स डाइल्यूशन किया जाता है विद वाटर से, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वो हो जाते 3y × 10⁻², साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल -1। ठीक है, आपको एक तो बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और एक निकालना है y। तो आपको पता है कि साहब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन कंसेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के रेशियो को कहते हैं। तो आपको जो अल्फा पूछा है उस समय y बोल रखा, y × 100 दे रखी, वैल्यू चेक कर लो, y × 10⁻² डिवाइड बाई 4 × 10⁻², तो यानी आपके पास में अल्फा है जब पूछा है उस समय y/4, और मैं इसको बोल सकता हूँ 0.25 y है आपके पास में अल्फा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे वाटर में तो ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप जब फाइंड करते हो तो ये वैल्यू आती है k = Cl/2/1 - अल्फा। अब दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पर, डाइल्यूशन पर, इस पर डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो डाइल्यूट कितना ही करो तो इसका k तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं बस k से इसको कोरिलेट कर देता हूं दोनों डेटा। तो एक तो आपसे जब अल्फा पूछा था उस समय Cl/2/1 - अल्फा, और जब डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन तो उस समय कंसंट्रेशन लिख देता हूं C1, ये अल्फा1, और इस तरह से मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, यानी मैं k को इक्वेट कर रहा हूं, यहाँ भी k की वैल्यू है, ये भी k की, ये सेम रहेगी। तो पहले कंसंट्रेशन थी C, और फर्स्ट कंडीशन में अल्फा कितना था 0.25 लिख दिया उसका स्क्वायर, यहाँ पर 1 - 0.25 का स्क्वायर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरह से ये जो इसको कितना डाइल्यूट किया है बोलो सॉल्यूशन को 20 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी आपके पास में C/20। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो मैंने लिख दिया 0.05 C, और अल्फा कितना हो जाएगा 3y/4। यहाँ पर भी देखो आपको ध्यान से, इस समय जो कंडक्टेंस है ना 20 टाइम, वो लिख रखी है 3y × 10⁻², और लिमिटिंग थी 4 × 10⁻², तो अल्फा था इसका 0.75y लिख दिया मैंने ये, और ये लिख दिया 1 - वैल्यू पुट कर दी। आप थोड़ा सा सॉल्व करना था, देखो 0.025y और 0.075y, तो इसको 3 टाइम्स आप कैंसिल कर दोगे तो ऊपर बचेगा, इसको लिख दिया मैंने 1, c से c ये कैंसिल कर दिया, ये 0.05, ये 9 हो जाएगा आपके पास में, और इस वैल्यू में से 0.25 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया था आपके पास कॉमन लेने के बाद 4 - y। इस तरह से यहाँ भी ऐसे किया, 0.25 को कॉमन ले लो तो ये 4 - 3y बच जाएगा। ठीक है, अब एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना था आपको, फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है।
4 इंटू 3y, 4 इंटू 3y ये रहा, इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1.4 इंटू दिस, और 2.2 ये y आ जाएगा आपके पास में 0.86। एक क्वेश्चन तो ये था 0.6। अब 0.6, अब एल्फा मालूम कर लो, y की वैल्यू मालूम हो गई, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये एल्फा आ गया आपके पास में 0.215। ये क्वेश्चन 7 था और ये क्वेश्चन 8 था। बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन को किसके साथ कोरिलेट किया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। बढ़िया क्वेश्चन लिखा। और देखो कुछ क्वेश्चन जो इस बार आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से ही हो जाएगा, बाकी एक रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान करनी थी। देखिए ये क्या रहे हैं कि x ग्राम टिन है, HCl से रिएक्शन की क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस सॉल्ट। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिवली का मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अकॉर्डिंग रिएक्शन करा दो। टिन HCl से रिएक्शन करता है तो SnCl2 बनती है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि द एंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट with y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl, मतलब जितना चाहिए उतना, तो उससे क्या है कि 1.92 ग्राम ऑर्गेनिक सॉल्ट बनता है क्वांटिटेटिवली। तो पहले तो आप समझ लो, जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया जाता है एसिडिक मीडियम में तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस होने के लिए 6 चाहिए। तो आप ये जो सॉल्ट था ना HCl से रिएक्शन कराओ, इस सॉल्ट की एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन कराए। ध्यान रखना, इस सॉल्ट की एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन से, तो ये SnCl2 SnCl4 में हाइड्रोजन देगा। ठीक है, बैलेंस करके लिख दिया। 6 चाहिए इसलिए इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। फिर आपको पता है कि ये बेसिक मीडियम है, एनिलीन बेस होता है, HCl एसिड है, तो ये वो सॉल्ट था। सपोज इसके, यदि मैं बोलता हूं साहब यदि इसके A मोल बने होंगे, वो वैल्यू आपको निकाल लेंगे, तो आपको पता है A मोल ही एनिलीन चाहिए, A मोल ही नाइट्रोबेंजीन चाहिए। और उस समय इस वैल्यू को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू भी SnCl2 की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये भी आपको, इसका मतलब कितने चाहिए आपको यहाँ पर? ये 3 है। तो देखो मैंने क्या लिख दिया नीचे, अब आप ये बैलेंस कर दिया रिएक्शन। बस रिएक्शन थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए थी और कुछ नहीं करना है। देखिए तो मैंने लिख दिया कि यदि आपके पास में यहाँ पर इस सॉल्ट के A मोल बनते हो तो नाइट्रोबेंजीन के भी A मोल होंगे और वो जो टिन है उसके 3A मोल होंगे। ठीक है, अब मैं मोल निकाल देता हूं। देखो इस सॉल्ट के, इसकी आपको अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 1.29 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लो। इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास मालूम करोगे तो इसके अंदर कितने 6 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 तो ये और 3 है, 8 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, क्लोरीन। और दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें क्लोरीन का जो वेट लिया है वो 135 लिया है। क्यों? जिससे क्या है कि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बैठेगा 129, तो ये 0.01 मोल था। बस तो 0.01 मोल था तो टिन कितना हो जाएगा? इसके 3 टाइम्स। एक्स आपसे पूछा है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास आपको गिवन है, टिन का दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया 9 क्वेश्चन का। 10 पूछा है आपसे नाइट्रोबेंजीन वाई पूछा है, वो कितना हो गया? 0.01। इस नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 123। चेक करके देख लेना, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन सब मालूम है। ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा 10। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला दिखाता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी स्टाइकोमेट्री थे। बढ़िया क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के एप्लीकेशन है। देखो कुछ नहीं किया, एक 5.6 ग्राम सैंपल है जिसके अंदर आयरन है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है कोल्ड डाइल्यूट HCl में। तो आयरन इस पता नहीं कितना था वो चेक करेंगे। डाइल्यूट HCl में डिजोल्व होकर ApCl2 बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है। लिख भी रखा है इन्होंने कि आप डिजोल्व होकर क्या बनाएंगे? ApCl2 बना दिया। फिर क्या किया, ये जो वाटर ऐड करके 250 ml बना लिया इसको। अब इस Fe+2 को टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ, लिखा हुआ चेक कर लेना। तो ये आयरन आपको पता है कि साहब Fe+2 KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको +3 में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट होता है? +2 में। अब क्या किया आप? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हैं। और इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं आपको बताता रहता हूं, मेरे बहुत सही लेक्चर आपको बता देता हूं जो वीडियो डले हुए हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की काफी एप्लीकेशंस पर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो आप देखते रहा करो उनको। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है NV ml में। यदि मिल इक्विवेलेंट दे रखा है तो आपको डिवाइड बाय 1000 रखता हूं। फेरस सल्फेट का लिया है 25 ml, क्वेश्चन में गिवन है N/1000। इसका मोलरिटी दे रखा है 0.03, एक्स फैक्टर 5 ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में। वॉल्यूम लिखा है 12.5, डिवाइड कर लो। तो ये नॉर्मलिटी आ गई आपके पास में किसकी? फेरस की। अब ध्यान रखना
फेरस का एक्स फैक्टर 1 है, इसलिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम है, एक्स फैक्टर 1 है। अब आपसे एक तो पूछे मोल, बोले तो आप क्वेश्चन 11 है कि मोल से Fe+2 को लिख रखा है x × 10⁻⁻2 x पूछा है, लिख देता हूं। तो मोल करने के लिए कुछ नहीं, मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितने में 250 इंटू दिस। तो ये जो मोल आएंगे आपके पास में m की वैल्यू लिख देंगे 0.075 x × 10⁻⁻4 टूल दे रखा था, और ये इसको 4 से आप डिवाइड कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.875 x की वैल्यू आ गई साहब। ये मोल थे आपके पास में, एक तो यही आंसर था। दूसरा पूछा है y, अब क्या है y उसको समझो। ये जो आपके पास में सैंपल था ना, इसके अंदर इस आयरन की परसेंटेज है, तो आप सबसे पहले आयरन की अमाउंट निकालो। तो ध्यान रखना जितना Fe+2 बनेगा उतना ही आयरन था। देखो इधर स्टैकोमेट्रिक अकॉर्डिंग जितना Fe+2 के मोल्स हैं उतने ही आयरन के मोल निकलेंगे। तो मोल आपको पता है Fe+2 के, तो आयरन के मोल भी निकाल लो। मोल निकालने के लिए देखो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मोल निकाल देता हूं इसके, देखिए परसेंटेज निकालनी है तो आयरन के मास इसके मोल, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो इसके एटॉमिक मास से। आयरन का 56 होता है, इतना इसका ग्राम था। कितने में था ये? 5.6 ग्राम सैंपल था इनटू 100, तो ये आ जाएगा 18.75%। ये आपके पास में इसका आंसर था। इसके अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी थी कितना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप ध्यान से क्या क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, हेलोजिनेशन की रिएक्शन है। मैकेनिज्म बता देता हूं। इनिशिएशन स्टेप होता है क्लोरीन से, फ्री रेडिकल डिसोसिएशन होता है, और ये वैल्यू दे रखी है +58 किलो जूल चाहिए आपको। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है ना कि इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, और उसकी दे रखी है डेल्टा एच माइनस में इतना, तो एक्सोथर्मिक नहीं है ये, एंडोथर्मिक हीट देनी पड़ेगी, फर्स्ट गलत है। फिर क्या सेकंड में जब फ्री रेडिकल बन जाएंगे, मैकेनिज्म समझा रहा हूं, तो ये मीथेन पर अटैक करेगा, इससे फ्री रेडिकल बन जाएगा रेसियल। इस स्टेप सेकंड की एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आपको दे रखी है, इस स्टेप सेकंड की हीट में चेक कर देता हूं आपको, जो वैल्यू दे रखे हैं देख लो। तो आपने इसमें बॉन्ड क्या ब्रेक किए, एक तो कार्बन और ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक किया, जिसके लिए एंथैल्पी दे रखी है कितनी 105। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये तो रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक किया, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा एक HCl, उसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको HCl की, देखो ये रही 103। तो ये वैल्यू रखो, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, प्लस में 2 किलो कैलोरी, मतलब समझ के प्रोसेस कैसा हुआ है एंडोथर्मिक, जबकि यहाँ पे लिख रखा है ये माइनस में लिखा हुआ है 0.2। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट और चेक कराता हूँ, थर्ड स्टेप। अच्छा, आप जब फ्री रेडिकल बनेगा मिथाइल का, तो वो क्लोरीन से अटैक करेगा। इनको कहते हैं दोनों को, थर्ड और सेकंड को प्रोपगेशन स्टेप, जिससे मिथाइल क्लोराइड और ये फ्री रेडिकल में, इसकी भी एंथैल्पी कैलकुलेट कर लो। तो इसमें एक तो क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक किया, तो उसकी एंथैल्पी दे रखी है, एक मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड, इसमें एंथैल्पी, तो ये -27 किलो कैलोरी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये प्रोसेस कहता हुआ एक्सोथर्मिक, जबकि ये लिखा हुआ है एंडोथर्मिक, देखो माइनस के साथ, तो ये भी इनकरेक्ट। अब पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो आप क्या करोगे, ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है इन दोनों को ऐड कर दो, नेट रिएक्शन आ जाएगी। देख लो ये सेकंड स्टेप था, चेक कर लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, ये थर्ड, इन दोनों को ऐड करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये नेट रिएक्शन। इसका मतलब है नेट रिएक्शन की एंथैल्पी सेकंड और थर्ड के दोनों के सम के बराबर है। सेकंड में भी आपने फाइंड कर लिया +2, थर्ड में फाइंड कर लिया -27, तो वैल्यू आ गई -25 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर था, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और दिखाता हूं, 2 क्वेश्चन और आए हैं, वैसे आप इस बार अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन भी लिखे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता दूं इसमें करना कुछ नहीं था, मैच द कॉलम है। तो आप एक बात ध्यान रखना, एक ही हिंट लिख दिया है मैंने कि जो स्टेबल स्पीसीज होती है वो इजी बनती है और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इनमें सबसे जो मोर स्टेबल बनेगा, देखो इधर ध्यान से, वो मैंने नीचे लिख दिया है, सबसे मोर स्टेबल जो बनेगा वो बनेगा बेंजाइल, क्योंकि ये जो रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल, तो सबसे मोर स्टेबल इजी बनेगा, लीस्ट एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए सबसे कम एनर्जी, तो ये बेंजाइल बना हुआ है क्यू में, और सबसे कम एनर्जी किसमें 4 में, तो क्यू में आंसर आना चाहिए 4। तो मेरे ख्याल से एक सही आपका आंसर हो गया। वैसे तो देखो क्यू में आंसर 4 ही गए और कहीं नहीं। और समझा देता हूं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि स्टेबल स्पीसीज नहीं है, बहुत कम स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी, इसलिए एस में एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें आएगी आपके पास में, फर्स्ट में, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आपका पास इसका आंसर आ गया, समझ गए। तो इनमें ज्यादा नहीं है, अगली क्लास में बात करते हैं। देखो